ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल। नमस्कार। ऐसे वक्त में जब देश में कोरोना संकट की दूसरी लहर गंभीर स्थिति पैदा कर रही है, वैक्सीन ही एक अंतिम और कारगर उपाय नजर आता है। ऐसे में बचाव के परंपरागत उपायों के साथ साथ टीकाकरण अभियान को गति देने की जरूरत है, ताकि लॉकडाउन जैसे उपायों से परहेज कर सके, और सरकार लगातार ऐसा करती भी आ रही है। इसी के चलते भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब भारत 10 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने का एक नया कीर्तिमान बना चुका है, और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 85 दिनों में 10 करोड़ से अधिक टीके लगाने वाला भारत पहला देश है। और इस वर्ष 16 जनवरी को देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। आपने टीका लगवाया है या नहीं, अब आपको सोचना है, क्योंकि फिलहाल ऐसे में जब दूसरी लहर की चपेट में पूरा देश है, टीकाकरण ही एक अंतिम और उपाय नजर आता है। अगर आपने अब तक टीका नहीं लगाया तो कल आप एक बार फिर जाके टीका लगवाने की कोशिश कर सकते हैं, टीका लगवा सकते हैं, क्योंकि देश भर में कल से टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसके तहत 14 अप्रैल तक लोगों को टीका लगाने का एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। हम आपके सवालों का, आपकी जिज्ञासाओं को लगातार शांत करते रहते हैं, कोविड से जो संबंधित होती हैं, भले ही उसमें टीकाकरण हो, वैक्सीनेशन हो या कोरोना को लेकर कई और चुनौतियां हो। आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल। डॉक्टर नीरज, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जहां हम एक नया कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, उसके बावजूद भी लोगों में वैक्सीनेशन को लेके अभी भी बहुत से सवाल हैं। हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से करते हैं। टीकाकरण के बाद संक्रमित अगर हो भी जाएं तो टीका कितना मददगार है? देखिए, लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 1 साल पहले जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन, हर प्रोग्राम में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था कि ये टीका कब आएगा, वैक्सीन कब आएगा, वैक्सीन कब आएगा। और जब ये वैक्सीन आ गई तो समहाउ लोगों के मन में एक हेजिटेंसी थी। ये कारण ये हो सकता है कि जब ये वैक्सीन जनरल पब्लिक के लिए आई तो उस समय शायद नंबर ऑफ केसेज उस समय कम थे, तो लोगों के मन में जो एक इस बीमारी के प्रति डर था वो कम हो गया था। लेकिन अब जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, अब लोगों को समझने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन आपकी जान बचा सकता है। अगर डरने की जरूरत है तो आप इस बीमारी से डरिए, वैक्सीन से नहीं। वैक्सीन सेफ और काफी इफेक्टिव है। समझने की जरूरत है कि वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है, अगर बाई चांस आपको वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्शन हो भी गया तो किसी भी सीवियर बीमारी में कन्वर्ट होने से आपकी जो बीमारी है इतने डेवलप ना हो कि आपको वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत पड़े, इन सब चीजों से बचाने में आपकी मदद करता है। इसलिए हम सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अभी के ड्राइव के लिए एलिजिबल है वैक्सीनेशन के लिए, वो आगे आए और बेहिचक होकर आप ये वैक्सीन लगवाएं। इससे न सिर्फ आप अपने आप को सुरक्षित करेंगे, बल्कि आप अगल बगल में जो भी आपके घर में, आपके समाज में आसपास आपके लोग हैं, उन सभी को आप सुरक्षित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आधी अधूरी जानकारी भी खतरनाक होती है। अब वैक्सीन को लेके कई लोगों में ये सवाल उठते हैं कि मुझे कोवैक्सीन लगाना चाहिए या मुझे कोविशील्ड लगाना चाहिए, ये अच्छा है, ये उससे ज्यादा अच्छा है। ऐसे में आप दोनों टीकों को लेके लोगों में जो संदेह है, लोगों में जो संशय, उसे कैसे दूर करेंगे? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि लोगों को इन 2 वैक्सीन के बीच कंपेयर करने के बजाय वैक्सीन और बीमारी में कंपेयर करना चाहिए कि कहीं आप इन 2 में कौन सा बेहतर है, कौन सा कम बेहतर है, डिसीजन में आपको कहीं कोविड ना हो जाए और फिर आप अपने जान न खो बैठे। इसलिए बहुत जरूरी है जो भी दोनों वैक्सीन जो अलाउ किए गए हैं, जो परमिट किए गए हैं अपनी कंट्री में, वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। उनके इफेक्टिवनेस में कोई बहुत फर्क नहीं है। और इस पैंडेमिक के सिचुएशन में आपको जो भी वैक्सीन आसानी से मिल जा रही है वो लगवाएं। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है और उनमें चुनने का कोई मतलब नहीं है। जो भी अवेलेबल है फटाफट से लगवाइए और अपने आप को सुरक्षित कीजिए। जी डॉक्टर, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में
कई लोग अब इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7,897 नए मरीजों का पता चला है। ऐसे में क्या वो स्थिति अब आ चुकी है कि अब हमें 45 साल से कम उम्र के लोगों को भी टीके लगवाने शुरू कर देने चाहिए? देखिए, इसमें जो पैंडेमिक में जो ये केसेस अभी अपसर्ज हुए हैं, जो नंबर्स अचानक से बढ़े हैं, उसमें समझने की जरूरत है कि ये हमारे जो बिहेवियर है उसके चलते ये अपसर्ज आया है, कि न कि वैक्सीनेशन हमने कम लोगों को लगाया, नीचे की उम्र वालों को नहीं लगाया है, उसके चलते। ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स आइडियल सिचुएशन में जो भी पॉपुलेशन है सभी को वैक्सीन मिल जाना चाहिए आइडियल सिचुएशन में, लेकिन हम एक रियल वर्ल्ड में रहते हैं और हमें कई ऐसे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, चाहे वो नंबर ऑफ वैक्सीन के बारे में हो, अदर लॉजिस्टिक चीजों के बारे में हो, उन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और ये बहुत क्लियर है, जो भी हमने एक साल में जो भी डेटा देखा है, कि जो भी उम्र दराज लोग हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, स्पेशली जो 45-50 के ऊपर वाले लोग हैं, साथ में कोमॉर्बिडिटीज है, मोर्टेलिटी और जो मॉर्बिडिटी है सबसे ज्यादा उसी ग्रुप में है। तो जब एक युद्ध के सिचुएशन में अगर हमारे पास सामान कम है तो एक ट्रायल करना पड़ता है कि ये लगाने से सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा। तो उस हिसाब से आई थिंक धीरे धीरे ये स्केल अप किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही जो बाकी जो एज ग्रुप बच गया उसके लिए भी ये ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसे मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम अचानक से सबके लिए खोल देने से काफी तरह की कठिनाइयां आ सकती हैं और जो एक्चुअल बेनिफिट इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का है वो शायद न दिख पाए इसी गड़बड़ी के चलते। तो जो भी है ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए, जो कि चल रहा है, बहुत जल्दी बाकियों के लिए भी ओपन किया जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि हमें ये देखना है कि क्या जिनके लिए वैक्सीन ओपन किया गया है उसमें अपटेक कितना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अभी वही लोग ने आगे आकर जितने लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए अभी तक नहीं लगवाया है। तो रैदर देन कि सबको खोल के और फिर कोई भी न लगवाए के बजाय जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उन पे फोकस करके उन्हें आगे लाकर जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कराएं, ताकि फिर बाकी लोग को भी इस दायरे में लाया जा सके। और शायद इसी के चलते कल सरकार टीका उत्सव मनाने की घोषणा कर दी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा सके। बिल्कुल डॉक्टर नीरज, कुछ लोग कोरोना की जो वैक्सीन है उसको एक मैजिक डोज समझ रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि भाई लगते ही हमारे अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं, अब हमें ना मास्क की जरूरत है और कोरोना एटिकेट बिहेवियर को जैसे हम भूल ही जाते हैं कोरोना वैक्सीन के बाद। देखिए, इसमें ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है और काफी लोगों के मन में भी ये रहता है कि शायद ये वैक्सीन लगा लिया तो हम अमर होंगे। ऐसा नहीं है। दो चीजें यहाँ पे हैं। एक दो चीजें समझने की जरूरत है। एक होता है इन्फेक्ट होना और एक होता है बीमार होना। तो जो वैक्सीन का जो प्राइमरी रोल है वो आपको बीमार होने से बचाने में है। अगर बाई चांस आप बीमार होते हैं तो सीवियरिटी कम करने में होता है। इन्फेक्शन आपको फिर भी हो सकता है, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन ही क्यों हो सकता है वैक्सीन के बाद आप सुरक्षित रह जाए, आप बीमार न पड़े। लेकिन ये इन्फेक्शन के चांसेस है कि आप किसी अपने घर में जो ससेप्टेबल है, जिसको अभी वैक्सीन नहीं लगा है या कोई कोमॉर्बिडिटी है, उसको आप दे सकते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे किसी को दे सकते हैं। आप कहीं बाहर बेवजह घूमने जा रहे हैं, वहां पे लोगों को दे सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि आप इन्फेक्ट नहीं हो सकते हैं। ये मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए वैक्सीन के साथ जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम बात करते हैं वो आपको फॉलो करते रहना पड़ेगा। इन दोनों को जब तक एक साथ हम आगे नहीं ले जाएंगे, हम इन दोनों चीजों को नहीं फॉलो करेंगे, ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ते रहेंगे और बेवजह लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। डॉक्टर, हम इस पे चर्चा जारी रखेंगे। डॉक्टर नीरज, इस बीच हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, बलरामपुर से रिंकी तिवारी। रिंकी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वागत के लिए नवीन सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्ते। और डॉक्टर सर को नमस्ते। नमस्ते जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस भी सर इन्फॉर्मेशन दे रहे तो जिस तरह आपने बताया कि मतलब वैक्सीन का मतलब वो चलने वाला है त्योहार अगर हम मान ले तो इसी पे सर मेरा एक क्वेश्चन की चीज पर लॉकडाउन लग गया, पहले भी लगा था और आज भी जब जीवन सामान हो गया तो फिर से कोरोना आ गया। सर उन बच्चों पे क्या मतलब स्थिति होगी, उनकी मानसिक जो तनाव है वो कितना बढ़ेगा, फिर वो घर में कैद होगी, जैसे यूपी में भी लग गया, हमारे बलरामपुर में भी। तो सर इससे जानना चाहते कि उनकी इस समय मानसिक स्थिति कैसी होगी, इन्फॉर्मेशन दीजिए। धन्यवाद। जी डॉक्टर। नहीं, ये तो बहुत ही जरूरी चीज है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमारे सोसाइटी का, जो बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई पिछले एक साल से एक तरह से जो फिजिकल क्लासेज है वो बंद हो चुकी है। स्कूल का जो प्राइमरी रोल होता है ऑफकोर्स पढ़ाई के अलावा जो उनका सोशल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है,
सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, जो सीखते हैं स्कूल में जाके, जो दोस्ती कैसे होती है, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक टीचर से जो फिजिकल इंटरेक्शन होता है, ये सारी चीजें हमारे अभी के बच्चे मिस कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि कैसे इस डेवलपमेंट को जारी रखा जाए। इसीलिए बहुत जरूरी है, हम बार बार कहते हैं कि ये लॉकडाउन की नौबत तभी आएगी जब हम सपोर्ट नहीं करेंगे। जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं, सरकार के जो भी डायरेक्टिव दिए जा रहे हैं, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हमें मजबूर किया जाएगा कि भाई आप घर में बंद रहिए, ताकि ये वायरस जो है, बार बार हम यही कहते हैं, वायरस के हाथ पैर नहीं है, ये एक इंसान से ही दूसरे इंसान के पास जा सकता है, खुद से कहीं नहीं जा सकता। तो जिस दिन हम डिसाइड कर लें कि भाई हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं, उनका स्कूल बंद है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ट्रांसमिशन को कम करना है। और ट्रांसमिशन को खत्म करने का एकमात्र तरीका है कि हमें डिसाइड करना है कि हम अपने शरीर को इस वायरस को घर करने के लिए नहीं देंगे, इसको रेप्लिकेट होकर दूसरे को इन्फेक्ट करने के लिए हम मौका नहीं देंगे। जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे, ये लॉकडाउन और बाकी चीजें लगेंगी, जैसे खुलेगा वापस से ये केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम फॉलो करना भूल जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, हमारे हाथ में है कि ये कब इस पैंडेमिक से छुटकारा मिले। हमारे अगले श्रोता है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से बाबूराम शर्मा। बाबूराम शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं यह जानना चाहता हूं सर कि 10 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है जी, क्या उनको भी जो है ये कोरोना संक्रमण हो रहा है? यदि हो रहा है तो उसके विषय में क्या उपाय किया जा रहा है? जी डॉक्टर, बेसिक सवाल वही जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि 10 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है, उसके बावजूद भी कुछ में कोरोना हो जा रहा है, तो उनके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि टीका लगने का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता, इन्फेक्शन हो सकता है। टीका का प्राइमरी रोल है कि आप गंभीर रूप से बीमार ना हो, उसमें बचाने में मदद करेगा। कोई भी टीका 100% इफेक्टिव नहीं है, सबकी एफिकेसी 80 से 90% के बीच में कहीं पे है, यानी कि 10 से 20% लोग फिर भी जो है इन्फेक्ट होकर बहुत सीवियर बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि वो 20% लोग कौन होंगे हमें नहीं पता, इसलिए सभी को वैक्सीनेशन के बाद उतनी ही ध्यान रखने की जरूरत है जितना वो पहले रख रहे थे। तो जो इन्फेक्ट हो रहे हैं, शायद वो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उन्होंने ठीक से पालन नहीं किया, या उनके आसपास जो भी लोग हैं उन्होंने पालन नहीं किया, क्योंकि इस बीमारी में सिर्फ गलती आपकी नहीं है, आपके आसपास वालों की गलती से भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कि इन्होंने क्या कि क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, मेजर्स किसी और को नहीं लेना, मेजर्स हमें खुद लेना है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, क्योंकि एक यही तरीका है, सिर्फ और यही तरीका है जिससे हम इस ट्रांसमिशन को कट डाउन कर खत्म कर सकते हैं। हमारे अगले श्रोता हैं मध्य प्रदेश के नीमच से अरविंद वैरागी। अरविंद जी, क्या जिज्ञासा है, क्या प्रश्न है आपका? जी सर नमस्ते, और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्ते। जी नमस्कार। नमस्ते सर, मैं ये जानना चाहता था कि जैसे किसी भी मतलब वैक्सीन का आज डोज लिया, किसी ने भी लिया और दोनों डोज उसके लग चुके हैं, ठीक है, उसके 14 दिन बाद जो अगर एंटीबॉडी विकसित होना चालू होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एंटीबॉडी शरीर में हो चुकी है पूरी? डॉक्टर साहब, ये प्रश्न सभी के मन में है, उन्हें कैसे पता लगेगा कि एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं टीकाकरण के बाद? देखिए, जो भी इस वैक्सीन को लॉन्च करने से पहले जो भी ट्रायल्स हुए, उसमें देखा गया है कि जो भी 2 डोज लगने के ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद 14 दिन एक नंबर अप्रॉक्सीमेट है। ऐसा नहीं कि 15वें दिन बिल्कुल आप में मैक्सिमम एंटीबॉडी लेवल हो सकता है, किसी के पहले हफ्ते में आ जाए, किसी के तीसरे हफ्ते में आए। तो एक टेंटेटिव टाइम है कि हाँ, 2 हफ्ते के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैक्सिमम लोग जिन्होंने वैक्सीन लिया है उसमें एक प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडी आ जाएगा। अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप वैक्सीन लेने के बाद एंटीबॉडी चेक कराएं। उसके पीछे कारण ये है कि जो भी वैक्सीन हैं, जो एंटीबॉडी बनाते हैं और जो एंटीबॉडी टेस्ट किट्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, वो किस तरह के एंटीबॉडी को पिक करते हैं, उसमें अभी भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अभी भी वो सारे टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। इसलिए कभी भी वैक्सीनेशन के बाद आपको एंटीबॉडी लेवल कराने की जरूरत नहीं है। रिजम्पशन यही है कि मैक्सिमम लोग को जब 2 डोज लग जाएगा, उसके 2 हफ्ते बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ जो एंटीबॉडी लेवल होना चाहिए उनमें, वो डेवलप हो जाता है। ये जो प्रोटेक्शन जो है वो सिर्फ एंटीबॉडी नहीं, टी सेल लेवल पे भी प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि नॉर्मल एंटीबॉडी टेस्ट किट से पता नहीं कर सकते। इसलिए
हमें इसकी टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है और हमें मान के चलना होता है कि इसके बाद हमारे अंदर प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी है। लेकिन फिर मैं कहूंगा इसका ये मतलब नहीं है कि आप इन्फेक्ट नहीं हो सकते हैं, इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप गंभीर बीमार होने से बच सकते हैं। इसलिए वैक्सीन के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना ही पड़ेगा। इस कार्यक्रम में हमें पूरे देश से लगातार प्रश्न आते जा रहे हैं। आइए अब उत्तर प्रदेश के नोएडा चलते हैं, जहां से प्रिंस अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। प्रिंस जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा सवाल ये है सर, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और ये सर दिन में भीड़ भाड़ में सर ज्यादा फैलता है जी। तो सर ये रात में कर्फ्यू लगाने से किसका क्या फायदा होता है सर? जी डॉक्टर, ये बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव प्रश्न है कि रात में कर्फ्यू से क्या फायदा होता है? देखिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस एक तरह का होगा, ठीक है। दिन में और रात में आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मैक्सिमम मूवमेंट होता है वो दिन में होता है, तो वायरस के फैलने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफकोर्स जहाँ पे सबसे ज्यादा मूवमेंट होगा उसी समय होगा। बट एक साथ सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाते हैं, तो धीरे धीरे करके हो सकता है आपके दिन में भी वो रिस्ट्रिक्शंस लाने की जरूरत पड़ जाए। तो जो कम इसेंशियल चीजें हैं उसको पहले बंद करने की कोशिश की जाती है, फिर धीरे धीरे जो बाकी इसेंशियल चीजें भी हो सकता है बंद करने की नौबत है। तो एक स्ट्रेटेजी होती है जो गवर्नमेंट थिंक टैंक और जो उनके एडवाइजर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, और उन्हें लगता है कि इससे शुरुआत करके देखिए हो सकता है लोगों के मन में, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना ये चीजें नहीं होंगी। सरकार लॉकडाउन लगाएगी तभी जब पब्लिक पार्टिसिपेशन जो एंटिसिपेटेड है कि वो कोऑपरेट करके इस बीमारी को कंट्रोल करने में मदद करेंगे, अगर वो नहीं मिलता है तभी ऐसा अल्टीमेटली ड्रास्टिक डिसीजन लेना पड़ता है। तो एक तरह से आप वार्निंग की तरह मान के चले कि ये वार्निंग है कि आगे और सीधे स्टेप लिए जा सकते हैं। तो ये समाज का दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, हमारा दायित्व है कि अगर हमने इसी तरह से भीड़ भाड़ में चलते रहे और अननेसेसरी घर से बाहर निकलते रहे तो हम कोरोना को और बढ़ावा देंगे ही। अगर आपको कोरोना को बढ़ावा नहीं देना है, उससे बचना है, तो बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। आइए अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद चलते हैं और यामीन से सुनते हैं उनका प्रश्न। यामीन, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? जी मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरौड़ी से बोल रहा हूँ जी, लोनी के पास से, जिला गाजीपुर। जी कहिए। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि जो लोग संक्रमित हो गए और एडमिट हैं हॉस्पिटल के अंदर, क्या उनको टीका ठीक होने के बाद लगेगा या अभी लग सकता है? डॉक्टर नीरज। नहीं, जो भी ऐसे संक्रमित व्यक्ति है वो एक बार ठीक होकर डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसके बाद हम उन्हें एडवाइज करते हैं कि वो ऑलमोस्ट 4 हफ्ते के बाद ही प्रेफरेबली अपने आप को रजिस्टर करवाकर वैक्सीनेशन करवाएं। जब इन्फेक्टेड होते हैं हम उस समय उनको कोई वैक्सीन लगाने का सलाह नहीं देते। जी डॉक्टर नीरज, वैक्सीनेशन पे एक प्रश्न ये भी है कि वैक्सीनेशन को हम इम्यूनिटी बूस्टर की तरह ले रखे हैं। ऐसे में इम्यूनाइजेशन के बाद, वैक्सीनेशन के बाद हमें और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी और ज्यादा बढ़ जाए? देखिए, कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमें क्या करना चाहिए वैक्सीन लेने के बाद। तो एक दो इम्पोर्टेंट चीजें जो लोगों के मन में रहता है कि क्या जो अल्कोहल लेते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं वैक्सीनेशन के 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद अल्कोहल न ले, क्योंकि अल्कोहल से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस होता है। उसके अलावा कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कोई ऐसा टेस्ट करा सकते हैं जिससे हमें पता चले कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि कोई भी ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है जो हम वैक्सीनेशन से पहले या वैक्सीनेशन के बाद एडवाइस करते हैं जिससे ये पता चले कि आप सुरक्षित रहेंगे इस वैक्सीन के बाद या पहले या बाद में। उसके अलावा जो कोई भी हेल्दी खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल अपने ये में दिनचर्या में रखता है, चाहे वो बैलेंस डाइट हो, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो, खाने में जो है फलों की मात्रा हो, एक्सरसाइज करता हो, ऐसे दिनचर्या वाले लोगों में इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट होती है। तो कोई स्पेसिफिक तरीका अलग से इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल रूटीन हेल्दी लाइफस्टाइल होता है वो वैक्सीनेशन से पहले और वैक्सीनेशन के बाद आप फॉलो करें तो एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। आइए अब दिल्ली के मंगोलपुरी से सुनील झा जी का सवाल सुनते हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। मेरा ये सवाल है सर कि जैसे एम्स का समाचार है, डॉक्टर को कोरोना हो गया है और उन्होंने इंजेक्शन लगवाए हैं, तो ऐसे क्यों हो गया? जब उनको असर नहीं किया तो हम लोग जब ये टीका लगाएंगे तो हम लोग को क्या असर करेगा?
डॉक्टर नीरज, वही सवाल है, वही जिज्ञासा है। हाँ, तो यही बार बार हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपने न्यूज सुना है कि फलाना हॉस्पिटल के डॉक्टरों को हो गया, उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों को हो गया, लेकिन क्या सुना आपने कि किसी की जान गई? ऐसा तो नहीं सुना किसी ने। तो वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है वो यही है कि आप अगर इन्फेक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टरों की लाइफ बहुत ही रिस्की होती है, इतने बीमार मरीजों के बीच में रहते हैं, उसमें अगर कोई कोविड का पेशेंट आ गया जो पता नहीं चले तो डेफिनेटली डॉक्टर इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इस वैक्सीनेशन का जो प्राइमरी रोल है कि वो आपको गंभीर रूप से बीमार होने से बचाता है, और वही ये वैक्सीन का है। और इनफैक्ट इस इन्फेक्शन जो डॉक्टरों में हुआ है वो एक आपके लिए सीख होनी चाहिए कि भाई उन्हें हुआ फिर भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। इसलिए वैक्सीनेशन सभी को जरूरी है और आपको आगे आकर वैक्सीन लगवाना चाहिए। जी डॉक्टर, अब क्या वैक्सीनेशन के बारे में अब सख्ती की जरूरत है? क्योंकि कुछ लोग डर रहे हैं और कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अभी तक मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मेरी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट अप है, मुझे पिछले 1 साल से मुझे ना कोई जुकाम हुआ है, ना मुझे कोई सिर दर्द हुआ है, ना बुखार हुआ है। देखिए, ये जैसे कई देशों में वैक्सीनेशन पासपोर्ट की बात चल रही है, तो हो सकता है कि अगर ऐसा सिचुएशन आए तो एक रूल बनाने की जरूरत पड़े कि कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जा रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेट्रो में जा रहे हैं, वैलिड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी मॉल में जा रहे हैं, आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर लोग वॉलंटरली ये चीजें आकर नहीं करेंगे तो हो सकता है इस पैंडेमिक को रोकने में कुछ हमें स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़े, और उसमें ये भी एक मेजर हो सकता है। इसलिए मैं बार बार वही कहता हूं कि इस बीमारी से डरिए, वैक्सीन से नहीं। वैक्सीन अगर हमने लॉन्च किया है तो सारे रिस्क बेनिफिट्स देखते हुए लॉन्च किया है, एंड इससे डरने का कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से दुलाराम जी का प्रश्न। दुलाराम जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से दुलाराम नारवानी बोल रहा था। जी कहिए। कल मैं सर पार्टी में गया था, पार्टी में गया 100-150 लोग थे, तो वहाँ तो क्या कई लोग मास्क पहने हुए, कई लोग मास्क पहने हुए नहीं थे। तो मैं भी जैसे सर खाना में खाया तो सब लोग मास्क तो नहीं थे, मतलब कहा जाए। तो वहाँ से आने के बाद मुझे क्या सर ठीक है, सर्दी हो गई है, तो क्या ये भी कोरोना के लक्षण सकते हैं? जी डॉक्टर दुलाराम जी एक पार्टी में गए थे और वहाँ पे हालांकि कई लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, इन्होंने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन आने के बाद इनको सर्दी जुकाम हो गया है। अभी जानना चाहते हैं कि क्या ये कोरोना हो सकता है? देखिए, पहले तो उन्हें सावधान रहना चाहिए था कि ऐसे पार्टी में हम बार बार कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। दूसरा, पार्टी के साथ सबसे बड़ी परेशानी, अगर सभी ने मास्क भी लगाया है तो इस पार्टी में लोग खाने पीने जाते हैं, खाने पीने के समय बात करते हैं, तो मास्क हटाकर तो सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं ऐसे ही सिचुएशन में होते हैं। तो अगर इनको आने के बाद सर्दी जुकाम हो गया है, खांसी हो गई है, तो डेफिनेटली इनको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए और फटाफट से टेस्ट करवाकर इस बीमारी है या नहीं है इसको रूल आउट करवाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर ये वेट करेंगे, आइसोलेट नहीं करेंगे, तो ये दूसरे को इन्फेक्ट करेंगे, और जब तक डायग्नोसिस होगा हो सकता है कि इनकी बीमारी और बढ़ जाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है, सभी लोगों को समझने की जरूरत है कि जैसे ही आपको कोई भी लक्षण आए और स्पेशली ऐसे रिस्क फैक्टर हो तो आप अपने आप को आइसोलेट करें, इन्वेस्टिगेट करवाएं, उसके बाद ही घर से बाहर निकले अगर आप नेगेटिव है। हमारा अगला सवाल है छत्तीसगढ़ के रायपुर से कृष्ण कुमार साहू जी से। कृष्ण कुमार साहू जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। नमस्ते। क्या रायपुर से कृष्ण कुमार साहू। हाँ जी कहिए। मोर एक सवाल है सर, ये टीका लगा थे वो हाँ कब दिन तक रही असर अगर, मतलब कितने महीने कितने साल तक? डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि ये टीका कब तक लगता रहेगा, कितने महीने कितने साल तक? तो ये जैसे जो सिचुएशन दिख रहा है, ये वायरस हमारे साथ रहने आया है, इतनी जल्दी हम फ्यूचर छोड़ के नहीं जाने वाला है। तो ये अभी मैं यही देख रहा हूँ कि फ्यूचर में जैसे सीजनल फ्लू के वैक्सीन लगते हैं हर साल, वैसा ही कुछ इसके साथ भी हो सकता है, लेकिन ये समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन अगले 3-4 साल तक तो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम कहीं जाते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। जी डॉक्टर नीरज, कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है तो उसके कितने दिन बाद उसको टेस्ट कराने की जरूरत पड़ेगी? क्या एकदम ही टेस्ट करा लिया 2-3 दिन छोड़ के? देखिए, जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड हम कहते हैं वो 1 दिन से 7 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट 72 घंटे बाद एक बार टेस्ट कराएं, या
72 घंटे पे निगेटिव रहते हैं तो आइडियली आप अपने सिम्टम को कुछ दिन ऑब्जर्व करें। अगर सिम्टम आता है तो एक बार दोबारा टेस्ट करें। बहुत हाई रिस्क एक्सपोजर है, जैसे कई एक्सपोजर के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अगर बहुत हाई रिस्क एक्सपोजर है तो ऑफकोर्स एक रिपीट आपको हफ्ते के एंड में भी करवाने की जरूरत पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन क्या सिम्टम्स हैं और क्या दिक्कत आ रही है। जी, हमारे अगले श्रोता हैं बसंती लाल जी। बसंती लाल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं सगोरिया स्कूल घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से मैं बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अपन गर्म पानी लेते गर्मी में तो कितना हानिकारक और कितना नुकसान या कितना फायदेमंद है, और एक और के दूध में हल्दी मिलाने से पीने से कोई कोरोना वायरस के लिए फायदा है, और वैक्सीन लग रही तो वैक्सीन मतलब कितनी प्रकार की लगेगी सर ये? जी डॉक्टर नीरज। तो देखिए, जो गर्म पानी है, अगर आप गर्म पानी पीने की आदत है तो आप पी सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। गर्म पानी पीने से अगर आप ये सोचते हैं कि आप कोरोना से इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसा जो है कुछ ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन चीजें नहीं है। गर्म पानी से जो सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको गले में हो सकता है, जो कई बार इन्फेक्शन के बाद गले में दर्द होता है, उसमें रिलीफ मिल सकता है। जो दूसरा क्वेश्चन था इनका, डॉक्टर, इनका दूसरा क्वेश्चन था कि हम हल्दी वाला दूध पीते हैं। और ये हल्दी वाले दूध जो है उसके अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर ये आप सोच रहे कि इससे कोविड या कोरोना इन्फेक्शन नहीं होगा तो फिर अगेन ये ऐसा है जिसमें कोई प्रूवन लॉजिक नहीं है। और जो थर्ड क्वेश्चन था कि कितने प्रकार के वैक्सीन है, तो अभी हमारे देश में सिर्फ जो है 2 वैक्सीन अवेलेबल है, 2 ब्रांड के, और दोनों वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू लगते हैं। दोनों के 2 डोजेज होते हैं। कोवैक्सीन है, 2 डोजेज के बीच 4 हफ्ते का गैप है, और जो कोविशील्ड है उसके लिए जो है अभी जो गाइडलाइंस आए हैं कि 4 से 8 हफ्ते के बीच में ये लेना है, जो ड्यूरेशन होगा वो 6 से 8 हफ्ते के बीच में रखें। जी, तो ये 2 तरह के वैक्सीन हमारे बीच में। डॉक्टर नीरज, मन में यही जिज्ञासा है और यही प्रश्न बार बार उठता है कि अगर जनता नहीं संभली तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। अब हम आपके माध्यम से यही जानना चाहेंगे और यही संदेश चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों को, हमारे श्रोताओं को बताएं कि अब क्या करना है। देखिए, ग्राउंड लेवल पे मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से कोविड पेशेंट्स के बीच में ही हूँ, और जनवरी का महीना ऐसा था जब हमें लगा कि चीजें इम्प्रूव हो रही है, सब कुछ कंट्रोल में आ रहा है, हो सकता है हम अपना कोविड सेंटर बंद करें। लेकिन शायद उसी उत्साह में लोग भूल गए कि ये वायरस कहीं नहीं जाने वाला, कहीं गया नहीं है, हमारे बीच में ही है। हमने थोड़ी सी लापरवाही की और अचानक से पिछले 15 दिन में ही हमारे जो सेंटर्स हैं वो ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पे पहुंच चुके हैं, बेड की कमी हो गई है। ये डर हमने पहले भी लोगों के बीच में रखी थी कि भाई अगर हमने थोड़ी भी लापरवाही की, इस वायरस में ये पोटेंशियल है कि इतने लोगों को एक साथ बीमार कर देगा कि हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही आसानी से ओवरकम कर लेगा और हमारे पास बेड्स नहीं रहेंगे। इसलिए बहुत समझने की जरूरत है कि ये वायरस, अगर आप इसको रिस्पेक्ट देंगे, ये आपको रिस्पेक्ट देगा, आपको तंग नहीं है। और इस वायरस को रिस्पेक्ट देने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, जिसको हम सोशल वैक्सीनेशन के फॉर्म में देख सकते हैं। और जो एलिजिबल है वो अपना बायोलॉजिकल वैक्सीनेशन करवाएं, यानी कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन जो भी मिले वो लगवाएं। अनफॉर्चुनेटली आम जनता में एक डिस्कशन का मुद्दा बन गया है कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। इस पैंडेमिक के सिचुएशन में क्या बेहतर है, क्या खराब है, का टाइम नहीं है। इसलिए आप एलिजिबल हैं, आगे आइए, बेझिझक होकर दोनों में से जो भी वैक्सीन अवेलेबल है आप लगवाइए, दोनों इक्वली इफेक्टिव है। कई लोग कहते हैं क्या वायरस म्यूटेट हो गया है, क्या वायरस म्यूटेट हो गया। आम जनता बात करती है क्या वायरस म्यूटेट हो गया है, जबकि आम जनता को ये बात करनी चाहिए कि हमारा बिहेवियर म्यूटेट हो गया है। जो पहले इस वायरस से हम डरते थे, अगर थोड़ा भी कोई सिम्टम आता था तो फटाफट से टेस्ट करवाते थे और जो भी आइसोलेट होना है वो होते थे, मेडिकल हेल्प मांगते थे। आजकल सभी एक्सपर्ट हो गए। तो रादर देन अपने बिहेवियर में क्या चेंज लाए कि बजाय वायरस में क्या म्यूटेशन आ गया, उस पर उनका ज्यादा ये है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे तो ये वायरस अगर म्यूटेट भी हो गया तो आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो म्यूटेटेड वायरस हो या नया वायरस, पुराना वायरस हो, दोनों आपको उतना ही तंग करेगा। तो वायरस से डरिए, वैक्सीन से नहीं, आगे आइए, वैक्सीनेट कराइए और हमेशा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करिए। डॉक्टर नीरज, इस कार्यक्रम में आने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना।
इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।